नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा शुरू करें उसके पहले आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आपको हमारी बात सही लगे, तथ्यात्मक लगे और लगे कि मैं सही बोलता हूं, तो निश्चित रूप से आपसे यही मदद चाहिए कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं अच्छा करूं तो अच्छा कमेंट करें, और यदि आपको कहीं गलती नजर आती है या कहीं गंभीर चूक नजर आती है तो मुझे लानत भी दे, मुझे मंजूर है। लेकिन बात जरूर कहें, दिल की बात कहें, मुझे बुरा नहीं लगे। और आपकी आलोचनाएं मेरे लिए अमृत हों तो निश्चित रूप से मुझे आलोचना भी चाहिए, और बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सच दबाया जा रहा है, और जब सच दबाया जा रहा हो तो ईमानदारी से सच की पत्रकारिता करना बेहद कठिन होता है। और हम किसी से पैसा लेके पत्रकारिता नहीं करते, किसी से एक पैसा। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, पैसे को मैं देख लूंगा। तो यही आग्रह है। इसके साथ अपनी बात शुरू करूं तो सबसे पहले मैं अशोक रावत साहब के शब्दों से शुरू करूंगा। अशोक रावत साहब गजलकार हैं और बहुत अच्छी कविताएं गजल लिखते हैं, और उसी में उनकी एक गजल, क्योंकि आज की चर्चा हमारी शायद उसी से। दिलों को बांट के नक्शा बदल नहीं सकता, यूं मेरे देश का चेहरा बदल नहीं सकता। मैं जानता हूं बहुत लोग हैं खफा मुझसे, वो जान ले मैं लहजा बदल नहीं सकता। किसी भी नस्ल के पत्थर हो सामने, उसके किसी के खौफ से शीशा बदल नहीं सकता। ये बात और है, मुझे वो मार ही डालें, मैं उसके डर से नजरिया बदल नहीं सकता। मुझे गिला नहीं मंजिल मिले न मिले, किसी के डर से रास्ता बदल नहीं सकता। हजार बार कहूंगा वो भाई हैं मेरे, किसी की धौंस में रिश्ता बदल नहीं सकता। बिठा दिया है जिन्हें आज तख्त पर हमने, वो ये न सोचे तख्ता बदल नहीं सकता। तो साहब ये है कि तख्ता बदल नहीं सकता, इसको समझने की जरूरत है। और तख्त ताज पर बैठी सत्ता जब पागल हो जाती है तो वो क्या करती, आपको भी जानना चाहिए। और इन सारी चीजों पे बात करें, क्या सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करने, हमारा सब कुछ छीन लेने के लिए बनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सरकार हमारी मालिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सरकार चंद पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए, हमारा सब कुछ छीन लेने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या सरकार तानाशाह बनने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह लोकतंत्र है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है, व्यवस्था से चलता है, और यह संविधान सर्वोपरि। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, सालों साल जेल काटी है। और जब इतना सब कुछ हुआ हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, या जितने भी आप नाम गिनेंगे, इतने नाम हैं कि उन नामों को नहीं गिन सकते, इसलिए चंद लीडर्स के ही नाम लिए जाते हैं। तो आप समझिए, वो कायर नहीं थे, वो भी माफी मांग करके सावरकर की तरह से चुप बैठ सकते थे, ऐश कर सकते थे, वजीफा ले सकते। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि अपना सब कुछ लुटा दिया। उस जमाने में जब 100 रुपया भी कलेक्टर की तनख्वाह नहीं होती थी, उस समय पंडित नेहरू के यहां एक पेशी पर 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए लिया जाता था फीस। आप समझिए वह दौर। और आज हम उनके बारे में जाने क्या क्या कहते, उसी दौर पे बात हो। तो पहली बात,
आज पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति रहे, परवेज मुशर्रफ नहीं रहे। वो 79 साल के हुए और नहीं। जिस समय वो सत्ता में थे वो सोचते थे कि मैं अपने देश के लिए जाने क्या कर रहा हूं, और वो समझते थे कि वो हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे। और उस दौर में आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने मीटिंग बुलाई थी, आगरा में मीटिंग थी, और वो होटल से कह के उठ गए थे कि नहीं। अब आप समझिए, बात सुनने को नहीं तैयार थे। बहुत सारी चीजें थी और बहुत संकटों के बीच में सब कुछ चल रहा था। और जब यह चल रहा था, लग रहा था वही रहेंगे, बस वही है। लेकिन वहां की जनता ने तख्त भी बदला, ताज भी बदला और सबको बदल। परवेज मुशर्रफ की यह स्थिति हुई कि उन पर मुकदमा चला और उन्हें देश के प्रति दोषी पाया गया। जो सोचते थे कि हम सब देश के लिए कर रहे हैं, वो उसी देश में दोषी पाए गए और उन्हें फांसी की सजा देने की बात। लेकिन अंत में वो किसी तरीके से लंदन चले गए और वहीं आखिरी सांस ली। अपने देश की धरती पर भी सांस नहीं ले सके। एक तानाशाह हिटलर था, एक मुसोलिनी था, सबके अंत इसी तरह हुए। और जब इस तरह हुए हो तो इन तानाशाहों को सोचना चाहिए कि तानाशाही करके आप सरकार नहीं बन सकते। चंद दिनों तक आप भले कुछ कर लें, लेकिन आपका अंत बुरा होता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक घटना से जिक्र करता हूं। 2019 की बात की। 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जब सारी चीजों को लेकर के विवाद हो रहा था, बहुत सारी चीजें सामने थी, और उस समय दिल्ली की पुलिस ने सत्ता के दबाव में शर्जील इमाम सहित तमाम स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया था। जो जिस तरीके से गिरफ्तार किया और सारी चीजें सामने आई, उनमें जो है शर्जील इमाम के अलावा सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल, तन्हा और तमाम सारे लोग थे। टोटल 11 लोग थे। अदालत ने उन 11 लोगों को सबको बरी कर दिया। जो जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आरुल वर्मा, उन्होंने अपना जो फैसला सुनाया, वो फैसला अपने आप में गजब का फैसला है। उन्होंने कहा पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ रही और निश्चित रूप से उन्हें बलि का बकरा बना दिया। तो आप समझिए, इन लोगों को बलि का बकरा बना लिया। यह बात अदालत ने कही है, और अदालत ने यहां तक कहा चेरी पिकिंग निष्पक्षता के सिद्धांत के लिए हानिकारक है। तो आप समझिए, इसको लेकर के अदालत सवाल उठाती है। कोर्ट ने कहा ऐसे व्यक्तियों को लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों की कठोरता से गुजरने देना हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है। और यह इतना दुखद है, इन सब चीजों को जांच एजेंसियों के लिए असहमति और बगावत के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है। बगावत को निर्विवादित रूप से समाप्त करना होगा, मगर असहमत को स्थान दिया जाना चाहिए, एक मंच देना चाहिए। यह अदालत कह रही है, आप समझिए। और इस तरह से उसने सबको बरी किया। और जो हुआ था आपको याद होगा, 2019 दिसंबर जामिया यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई थी, और उस मामले में पुलिस ने एफआईआर लिखने के बाद में जिस तरीके से अचानक इन लोगों को गिरफ्तार किया, चार्जशीट दाखिल की, सब कुछ किया, पूरी जांच के बाद अदालत ने कहा ये असल में ये विक्टिम है, और उन सभी को आरोप मुक्त कर दिया। जबकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करके, सब कुछ करके, किस तरीके से उन्हें वो किया, मतलब थोपने की कोशिश की गई, अपराधी बनाने की कोशिश की गई, ये समझिए। तो जिस तरीके से चीजें आती हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट समय, इससे लगता है कि पुलिस जांच नहीं करती, सिर्फ जो कह दिया जाता है उसी से। अदालत ने कहा रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया कहा जा सके कि आरोपी किसी दंगाई भीड़ का हिस्सा थे। इसमें कोई भी आरोपी कोई हथियार नहीं दिखा रहा था या कोई पत्थर नहीं फेंक रहा था। इस प्रकार
अभियुक्तों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्होंने कानून के निष्पादन का विरोध किया था, निश्चित रूप से अनुमानों के आधार पर अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता। तो समझ लीजिए, विरोध करना कोई जुर्म नहीं है, अदालत कहती है। अन्यथा ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे गलत तरीके से चार्जशीट दायर करने से बचना चाहिए, जिनकी भूमिका केवल एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने तक सीमित थी। तो आप समझिए, जिस तरीके से बदनाम किया जाता है इन लोगों को, ये सारे लोगों को, शर्जील इमाम को, आसिफ इकबाल को, तन्हा को, सपूरा जरगर को, मोहम्मद अबूजर को, उमैर अहमद को, मोहम्मद शोएब को, महमूद अनवर को, मोहम्मद कासिम को, बिलाल नदीम को, सहजर रजा खान को, तो इन सब को जिस तरीके, चंदा यादव हैं, तो इन सब लोगों को जिस तरीके से बदनाम किया जाता, पूरी कौम को उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता, यह दुखद है और यह पिक एंड चूज का तरीका है। वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं। एक और घटना का जिक्र करें, 2 दिन के अंदर जो हुआ है, असम हमारे देश का पूर्वोत्तर का एक राज्य, बड़ा सुकून से वहां के लोग जी रहे थे। अचानक वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा शख्स जो खुद अपराधी था, भ्रष्ट था, वो मुख्यमंत्री बनता है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और वो क्या करता है, वो अचानक एकदम से कि हाँ साहब, हम बाल विवाह को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। साहब रोकिए ना, जो अब हो रहा है, जो पहले हो चुका है उसमें क्या करेंगे। तो रात को 2 बजे अचानक घरों पर दस्तक होती है, किसी के पति को उठा लिया जाता है। तो आप समझिए, किसी के पिता को उठा लिया जाता है, किसी के भाई को उठा लिया जाता है, और इस तरीके से पत्नी गिड़गिड़ाती है, मेरे पति को ले जाओगे, मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे एक बच्चा है, मैं कहां जाऊंगी, कैसे करूंगी, कहां खाऊंगी, मिन्नतें करती है, कोई सुनने वाला नहीं। तो यह स्थिति है। तो इसके बाद में जिस तरीके से लोगों को लगातार उठाया जा रहा है, घरों से उठा उठा करके, और पुलिस अपने खाते बिल्कुल खाने भर रही है, और 2,500 से अधिक लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, सलाखों के पीछे डाल चुके हैं। एक तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, खुद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम सारे लोग कह चुके हैं कि जेलों में जगह नहीं है, अंधाधुंधी भरने की प्रथा उचित नहीं है, वास्तविक अपराधियों को ही लाइए, बाकी को मत करिए। तो ये जो है, ये सामाजिक अपराध है, लेकिन इसको रोकने के तरीके सोचने पड़ेंगे। और जो हो रहा है, इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री क्या कहता है, मुझे इनके प्रति कोई दया नहीं है, मैं इनको, आप क्या समझिए, कहीं किसी की गलत जन्मतिथि के कारण ऐसा हो जा रहा है, कहीं कोई और कारण है। तो इन सब कारणों से, और हमारे देश में ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता रहा, और तमाम मुस्लिम धर्म में तो कम उम्र में शादी का शरीयत में ही नियम, लेकिन आपने जबरदस्ती जिस तरीके से किया है, उस तरीके से आपने खत्म करने का काम किया, तो आप उत्पीड़क बन गए हैं, आप शासक नहीं रहे। तो यह स्थिति, इसके बाद में आप जिस तरीके की स्थितियां होती हैं, उन्हें हमें जानना चाहिए। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, एफपीओ अदानी का जो है कैंसिल करना पड़ा, 1,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड सेल करने का भी उन्हें प्लान कैंसिल करना पड़ा, और इसके अलावा उनके शेयर लगातार गिरे, जिस तरीके से गिरे उसमें जाने हजारों लोगों का नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से नुकसान हुआ है, देश की जो इंटरप्राइजेज हैं, जो सरकार के पूरे हैं, उनको जिस तरीके से नुकसान हुआ है, वो सारी चीजें, देश की बैंकों को नुकसान हुआ है, उन सबको देखने वाला हो। और जिस तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर्स की मार्केट वैल्यू गिरी है, सब कुछ हुआ है, उससे ये लगातार स्थिति है खराब हो रही है। और ये सब जब खराब हो रही हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या हालत है, और उस हालत को समझिए आप। उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं कराना चाहती, क्यों जांच नहीं कराना चाहती, क्यों डर रही? आपको एक और चीज बताऊंगा कि जिस तरह की स्थिति है, हमारी सरकार की जो हालत है, उसको भी जान लीजिए। हालत यह है कि हमारी सरकार सच छिपाने पे कैसे तुली, और किस तरीके से उसने देश को बेचा है एक पूंजीपति के हाथ में, यह भी जान लीजिए।
धारावी सबसे बड़ी एशिया की स्लम कही जाती है। उस धारावी के 300 एकड़ जमीन को उसने किसको सौंप दिया है? अदानी को। मुंबई का एयरपोर्ट किसको सौंपा? अदानी को। नवी मुंबई का एयरपोर्ट किसको सौंपा? अदानी को। नवी मुंबई की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन किसको सौंपा? अदानी को। एयर इंडिया कार्टर की जमीन किसको सौंपी? अदानी को। एयर इंडिया हैंगर की जमीन किसे सौंपी? अदानी को। एयरपोर्ट की बस्तियों को हटाने का काम किसको सौंपा? अदानी को। मीरा भाईंदर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसको सौंपा? अदानी को। और इसके अलावा जो 10 ऐसे और प्रोजेक्ट हैं जो अदानी को मिलने की दिशा में हैं और सारी चीजें, इन्हीं सबका महाविकास अघाड़ी सरकार ने विरोध किया था। और इस विरोध के बाद क्या हुआ? कारपोरेट घरानों के जो किरदार हैं उन्होंने मिलकर किस तरीके से खत्म करने का काम किया और ये सरकार गिराने के लिए आप देखिए, मुंबई से एमएलए कहां जाते हैं? गुजरात। और फिर गुजरात से कहां जाते हैं? असम। आप समझिए क्या खेल था। और इस तरह सरकार गिराई गई और इस तरीके से खत्म किया गया। क्यों? वो उनके राह का रोड़ा बन रही थी सरकार। तो ये है, ये पैसे का और जो सत्ता का गठजोड़ है इसको लेकर के। और इसमें अडानी समूह पर लगे धोखाधड़ी के आरोप पर मोदी सरकार लगातार खामोश है और इस मामले में सरकार की मिली भगत स्पष्ट दिखाई दे रही है। बावजूद रिपोर्ट में सब कुछ आ गया है, बावजूद इसके ना तो वो जांच करने को तैयार है, ना इस पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व है। तो ये समझिए प्रधानमंत्री की मित्रता है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 9 साल में क्या हुआ है? लगातार विरोधी दल हो या विरोधी दलों की मदद करने वाले कारपोरेट हो, उन सब के यहां ईडी, सीबीआई, डीआरआई तमाम के छापे पड़े हैं और उनका जिस तरह दुरुपयोग किया गया है, अंधाधुंध दुरुपयोग। और यह स्थिति तब है जब सरकार वहां साबित नहीं कर सकी कभी कि उनका कोई दोष है। और उसके बावजूद लेकिन वो अडानी ग्रुप पर लगे गंभीर आरोपों की जांच कराने को तैयार नहीं, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। एक और बात है कि कैसे मुमकिन हुआ कि अडानी समूह गंभीर आरोपों के बावजूद जांच से बचा हुआ है। अडानी समूह की व्यवस्था के लिए जरूरी था, जिसे भ्रष्टाचार के नियमों उससे फायदा दिया गया और उसके बचाव में आरएसएस, बीजेपी सब उतर पड़ते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा गठजोड़ है। पीएम मोदी के मित्र अडानी पर दुनिया के सबसे बड़े घोटाले का आरोप है, दुनिया के सबसे बड़े आरोप घोटाले का, और इस घोटाले में खुद प्रधानमंत्री शामिल है। तो इससे आप समझ सकते हैं राहुल गांधी शुरुआत से कहते आ रहे हैं ये सरकार हम दो हमारे दो की है, लेकिन इस पर सरकार सुनने को नहीं तैयार है। हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और जब संसद में 2019 की बात, जब संसद में इस पर महुआ मोइत्रा बोलने को शुरू हुई तो उनकी बात को काट दिया गया। So I'd like to bring to your notice a very disturbing fact related to our oil sector PSUs. As per my parliamentary question answered by the Honorable Minister, IOCL and GAIL, which are our public sector undertakings, have signed a 46,500 crore use or pay contract for the LNG terminal at Dhamra. Use or pay means whether they require it or not, whether they use it or not, whether the connecting pipeline is built or not. This was done and given to the Adani Group for 46,500 crores with no tender. This is in complete violation of CDC guidelines. यही प्रश्न है, यही प्रश्न। और इसके अलावा जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इसी तरीके से हो, मतलब विपक्ष अदानी का नाम ले ले तो सरकार की पैंट गीली हो जाती है। तो आखिर क्यों गीली हो जाती? क्योंकि इसमें कोई और नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुल्जिम, आरएसएस मुल्जिम और उसके लोग मिलकर इस साजिश में उनका पैसा इधर धर्म के नाम की नफरत और इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग सब मिल करके इस देश को बेच रहे हैं और इस देश को बर्बाद कर रहे हैं।
और इससे कोई और नहीं, आपका भविष्य बर्बाद होगा, आपके घर बर्बाद होंगे, आपका सब कुछ बर्बाद होगा। यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि अभी नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इस सरकार इस हालत में आपको ला देगी। आप भी आत्महत्या करेंगे, आपके बच्चे भी आत्महत्या करेंगे, आपकी बेटियां वेश्याएं बनेंगी। फैसला आपका है कि आपको क्या करना। तो सच को जानिए, पहचानिए और उसका प्रतिकार कीजिए। और जिस तरीके से कहा है अशोक रावत जी ने, उन शब्दों को ध्यान दीजिए। सत्ता स्थायी नहीं होती। तख्त पे बिठाया है जिसे आज, बिठा दिया है जिन्हें आज तख्त पर हमने, वो ये न सोचे कि तख्ता बदल नहीं सकता। तो साहब, बड़े बड़े बदले हैं, तानाशाह बदले हैं। तो यही सच्चाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।